अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉवल द मीडियम। मुझे नींद आ रही है, मीरा कह रही नहीं थी, बल्कि वो चली गई थी। जबकि रियान ने एक गहरी सांस लेकर दादो की तरफ देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो हौले से मुस्कुराता दादो की तरफ बढ़ गया। बहुत मोहब्बत करनी पड़ेगी दादो आपकी पोती से। दादो के पास जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो बेटा, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। दादो ने कहा तो उनकी आवाज़ में जैसे खौफ था कि कहीं रियान भी मीरा को छोड़कर चला ना जाए। बेफिक्र रहें दादो, मीरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो खुशदिली से मुस्कुराया था। उसकी नज़रें बार बार ऊपर मीरा के कमरे की तरफ उठ रही थी, जिसमें लाइट जलती नज़र आ रही थी, यानी वो जाग रही थी। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था। वो 10 साला बच्ची अब 13 साल की हो चुकी थी। वो मानूस से खुशबू, गंभीर से लहजा आज भी उसे सनाई याद था। बोर्डिंग हाउस के सारे बच्चे इससे एक फासले पर रहते थे। वो इन सब में अजीब थी, या शायद अब हो गई थी। स्कूल के सारे टीचर्स भी उसे अजीब समझते थे। वजह उसका मुस्तकबिल में होने वाले वाक़ये के बारे में पहले बता देना था। अब उसका ज़हन इस खुशबू को पहचानने लगा था, या शायद वक्त के साथ साथ वो खुशबू उसके दिमाग में रचने बसने लगी थी, जिससे कई घड़ियों ने 12 बजाए उसने फट से मुंह कंबल से बाहर निकाला। वो जानना चाहती थी, जो उसके साथ होता है वो ख्वाब है या हकीकत। तेज खुशबू ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। इसकी आंखें ना चाहने के बावजूद भी बंद होने लगी। सो जाओ हनी, किसी ने फिर उसके कान के करीब सरगोशी की। उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई उसके पास है, लेकिन वो आंखें खोल नहीं सकी थी। ऐसा लगता था जैसे टनों वज़न उसके पलकों पर रख दिया गया है, ताकि वो उन्हें खोल ना पाए। फिर किसी ने अपना हाथ उसके पेशानी पर रखा। एक सुकून सा उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। हु आर यू? वो पूछना चाहती थी, लेकिन लफ्ज़ जैसे उसके गले में अटक गए और वो चंद ही पल के अंदर गहरी नींद सो गई थी। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। सभी मेहमान जा चुके थे। एक वो था जो अभी तक हवेली में मौजूद था। वो सो चुकी होगी रियान भाई, अब आप भी सो जाएं। वो जो महर के कमरे को टकटकी बांधे घूर रहा था, सिला की आवाज़ पर चौंका। वो जाग रही है, रियान ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, आपको कैसे पता? सालिया हैरान हुई। लाइट्स ऑन हैं उसके कमरे की, मतलब वो जाग रही है, रियान ने जवाब दिया। मीरा के कमरे की खिड़की से रोशनी नज़र आ रही थी। वैसे आजकल वो लाइट्स ऑन करके सोती है। ये जानते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले से ही सब जानता हो। लगता है जैसे उसे किसी चीज़ से डर लगता है। वो अक्सर जागी रहती है। सालिया की बात पर रियान चौंका। उसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी और दिल पहले वाले अंदाज पर धड़कना शुरू हो गया था।
हाँ, मुझसे डरती है वो, उसके लिए तो मैं एक भूत ही हूँ। वो फिर दिलकशी से मुस्कुराया। हाय, इतना अच्छा भूत? क्या सारे जिन भूत आप जैसे होते हैं? सालिया ने पूछा। क्या तुम्हें भी मैं भूत नज़र आता हूँ? रियान ने उसे खफगी से घूरा। अरे नहीं रियान भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, सालिया ने मजामत की। मैं चलता हूँ, तुम मीरा को देख आना, यकीनन वो जाग रही होगी। रियान कहकर रुका नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ये रियान भाई भी ना बहुत ही अजीब हैं, कभी इतने खड़ूस बन जाते हैं और कभी इतने फिक्रमंद हो जाते हैं। मुझे इनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। वो बड़बड़ाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं मेन गेट से अपनी गाड़ी बाहर निकालने से पहले रियान ने वो ऊपर मीरा के कमरे को देखा। देखते देखते उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। इसका काम हो चुका था, बल्कि काम होना शुरू हो चुका था। फिर जंस वो जंसत गाड़ी भगा कर ले गया। जेके प्रोडक्शन की पूरी टीम का इंग्लैंड आए आज दूसरा दिन था। सेट सेट अरेंज किया गया था। कल से फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। अमीषा हीरोइन अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। रात के 4 बजे का वक्त था। तकरीबन समझी सोच चुके थे। जब से वो यहाँ आई थी ठीक से सो नहीं पा रही थी। वजह ना जाने क्यों यहाँ खौफ सा महसूस होता था। हाथों से होते हुए उसकी नज़रें सामने खड़े कदरे और कदावर आईने पर गई तो और वो एक झटके से खड़ी हो गई थी। चीख उसके हलक में अटक गई थी। वो झटके से पलटी और कमरे की हल्की हुई खिड़की को देखा जहाँ कोई अभी नहीं था। फिर उसने मुड़कर दोबारा आईने को देखा जिसमें उसका अक्स उभर रहा था। अमीषा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभरे। इसने अभी आईने में किसी को देखा था। हाँ, कोई उसकी विंडो में खड़ा था। शायद कोई लड़की। स्याह बालों से उसका चेहरा छुपा था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? अमीषा ने बेड पर बैठते हुए सोचा। ये फिल्म उसके लिए ही बहुत अहम थी, लेकिन जब से इसने इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया था तब से इसके साथ कुछ न कुछ हो रहा था। शायद मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। अमीषा ने खुद को समझाया। मुझे सो जाना चाहिए। वो बिस्तर पर लेटते हुए खुद से कहने लगी। अभी जो कुछ इसने देखा वो उसे अपना वहम समझकर साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑफ करके सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। कैसा लगा सर आपको इस लड़की से मिलकर? वट दाऊद मुस्कुराहट छुपाए अपने सामने फाइल में सर घुसाए दानिश से पूछ रहा था। पहली बात तो ये कि तुम मुझे घर में सर मत कहा करो, और दूसरी बात कि इस लड़की में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं। तो प्लीज़ आप अपनी ज़बान बंद करके बैठो। दानिश तैमूर ने फाइल्स से सर उठाकर दाऊद को घूरते हुए कहा। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। अगर तुम घर को भी पुलिस स्टेशन बनाओगे तो मुझे यहाँ पर भी तुम्हें सर बोलने पड़ेगा ना। दाऊद ने मुंह बसोरते हुए बताया।
اچھا جاؤ چائے بنا کر لاؤ اپنے اور میرے لیے، دانش نے حکم دیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں کی جائے نا کہ حنایا گیلانی میں کچھ خاص نہیں ہے۔ میں نے تمہاری شکل دیکھی تھی، تم اسٹاک ہو گئے تھے جب تمہیں وہ کال آئی۔ داؤد نے کچن میں جاتے ہوئے ہانک لگائی۔ دانش نے فائل بند کر کے جھلاتے، اچھا اگر اس میں کچھ خاص ہے تو میں کیا کروں؟ تحقیر یقیف کر لو کیا اس کی؟ اب کیا تعریفیں کروں اس کی؟ ہوئے پوچھا۔ وہ ہانیہ گیلانی نام سے تنگ آ چکا تھا۔ ہاں تعریفیں بنتی تو ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم جیسا شخص اپنے علاوہ کسی اور کی تعریفیں نہیں کر سکتا۔ تعریفیں کرنا تو درد کی بات، تو تم تو تعریف سن بھی نہیں سکتے اس کی۔ داؤد نے بھی جیسے اسے جلانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ داؤد اگر مجھے اب تمہاری آواز آئی نا تو میں نے تمہارا جبڑا توڑ دینا ہے، دانش نے اسے وارننگ کیا تو داؤد کے نکلتے دانت ایک دم اندر ہو گئے۔ وہ اب بول نہیں سکتا تھا لیکن مسکرا ضرور رہا تھا، جبکہ دانش فائلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے جن فائلوں اور کیس میں تم سر کھپا رہے ہو نا، ہانیہ گیلانی منٹوں میں انہیں حل کر سکتی ہے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ داؤد کی آواز پھر سے ابھری۔ داؤد تم نا، دانش کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور اپنی فائلز اٹھا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا، جبکہ داؤد نے اپنا قہقہہ ضبط نہیں ہوا تھا۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی پر میچ دیکھ سکتا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سامنے کھلی ہوئی کھڑکی پر جمی تھیں۔ آج اس نے پکا طے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے گی نہیں، بلکہ جان کر رہے گی کہ اس کے کمرے میں رات کو کون آتا ہے۔ انتظار مشکل تھا۔ وہ بیٹھی رہی اور پھر 12 بج گئے، مگر غیر معمولی طور پر نہ تو آج کمرے میں خوشبو پھیلی تھی اور نہ ہی اسے نیند آئی تھی۔ انتظار اور مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ جاگتی رہی۔ 12:30 بج چکے تھے، مگر وہ خوشبو آئی ہی نہیں جس کی وہ پچھلے 5 سالوں سے عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس نے لوگوں کے درمیان رہنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ کچھ بھی غیر معمولی ہوتا یا ہونے والا ہوتا کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ہاں البتہ فرینڈز اب بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کا بورڈنگ ہاؤس میں وہ آج بھی اکیلی تھی۔ نظریں آئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی پر لٹکا سفید پردہ ہلا۔ موسم نے ایک دم کروٹ لی۔ بادلوں کی گرج چمک کی آواز اندر تک آنے لگی۔ بج چکا تھا۔ اب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ 5 منٹ بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور اس کے لیٹتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس نے شاید دھیان ہی نہیں دیا کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئی تھی جب اس کے بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ انتہائی سنجیدہ تاثرات لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔
शायद घूर रहा था। स्याह लिबास पहने वो इंसान नजर आने के बावजूद इंसान नहीं लग रहा था। मीरा कैसी है ना? मीरा कैसी है नानो? लंदन से जीनिया का फ़ोन था। वैसे ही है, रियान भी कोशिश कर रहा है, मगर वो लड़की अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल रही। दाऊ दाऊद ने तासुफ से बताया दादो ने तासुफ से बताया, आप लोग ऐसा करें, उसे मेरे पास भेज दे। यहाँ आएगी, दुनिया घूमेगी तो ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान से इंडिया आकर भी वो वैसी ही है। लंदन जाकर इसमें क्या तब्दीली आएगी भला? काश मुनाजिर बेटा यहाँ होता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। दादो बोलती तो आंखें, उनकी आवाज़ में रंज था। कोशिश करने में क्या हर्ज है नानो? 5 साल से वो अब नॉर्मल लोगों की तरफ ज़िंदगी गुजार रही है। 23 साल की होने वाली है। अगर वो ऐसे ही रही तो क्या बनेगा उसका? नींद के जीनिया के लहजे में खौफ सा था। हाँ, मुझे ये फ़िक्र भी है कि कहीं रियान तंग आकर ना चला जाए। नहीं नानो, रियान छोड़ कर जाने वाला में से नहीं है। वो नहीं जाएगा। मैं उसे अच्छी से जानती हूँ। जीनिया के लहजे में एक मान सा था रियान के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, दादो ने दिल से कहा। अच्छा, मेरी मीरा से बात करवा दे आप। उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। अल्लाह जाने लड़की क्या करती है, फ़ोन का भी होश नहीं होता इसे। दादो बड़बड़ाती उठी और सालिया को आवाज़ देने लगी ताकि वो फ़ोन मीरा को दे आए, क्योंकि उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। वो लॉन में बैठी थी। ज़मीन पर क्यारियों में मौजूद मिट्टी पर वजूद को कुछ गीली सी थी, कुछ लिख रही थी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि किसी के आने जाने का होश नहीं था। एम फॉर मीरा। अचानक से अपने अकब से रियान की आवाज़ सुनाई दी थी। आई एम फॉर मुनाजिर। वो पहले तो चौंकी, फिर बना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। रियान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मध्यम हुई। आर से तुम रियान भी लिख सकती हो। वो अपनी जगह से हिला नहीं था। अलबत्ता मीरा की मिट्टी पर फिसलती उंगलियों में लर्जिश हुई। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर कुछ कहे बिना उठी और वैसी वापसी के लिए मुड़ी। लेकिन उसे पता नहीं क्या था कि उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिससे वो पौधों को पानी देती थी। उसका पाँव शावर से उलझा। इससे पहले कि वो धड़ाम से गिरती, रियान ने आगे बढ़कर उसे थामा। क्या है? कितनी बार कहा है फासले पर रहा करो। बजाय इसके कि वो रियान को शुक्रिया अदा करती, मेरा फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे अलग होकर बोली थी। अगर मैं फासले पर होता तो तुम्हें नीचे पड़ी होती इस वक्त। रियान ने उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया तो मीरा ने बेजारी से कहा, तो ये कि मुझे अच्छा न लगता कि मेरे होते हुए मेरा ज़मीन बोस हो। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाकर कह रहा था, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे करीब आएं। दर्द दूर रहा करें फासले पर, मीरा ने सख्ती लहजे में कहा। ये तुम्हारी भूल है कि रियान मीरा से दूर
दूर रहेगा। हाँ, अलबत्ता मीरा रियान के करीब रहना चाहे तो रियान को अच्छा लगेगा, वो शरारत से कह रहा था और मीरा उसे घूरते हुए बिना जवाब दिए हाथ हाथ धोने चली गई थी। ज़मीन में दरार पड़ी हुई थी। आसपास के घर मलबे की शक्ल इख्तियार कर गए थे। बहुत ही खतरनाक ज़लज़ला आया था जिसका जिसका मैग्नेटिक आर्ट से ऊपर ऊपर लग रहा था। बहुत से एस्टिमोलॉजिस्ट और पुलिस वाले वहां मौजूद थे। ये एक पहाड़ी इलाका था। एस्टिमोलॉजिस्ट पहाड़ियों पर खड़े ज़लज़ले के बारे में मालूमात कर रहे थे। यहाँ के बाशिंदों को हॉस्पिटल मुनक्किद कर दिया गया था। पता लगा ये जा रहा है कि इतने ख़तरनाक ज़लज़ले की वजह क्या थी, दाऊद बता रहा था, जबकि दानिश गौर से वहाँ मौजूद हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पहाड़ी पर खड़ी लड़की पर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रही है? दानिश ने गुस्से से दाऊद से पूछा। दाऊद, हानिया गिलानी, मिस वंडर, मैं जानता था कि ये वहाँ ज़रूर आएगी। दाऊद पर खुशी सा हावी होने गया, एक तरफ बढ़ाया जबकि दानिश दांत पीस कर रह गया था। हेलो मिस वंडर, दाऊद ने उसके पास जाकर कहा। वो वही है, कैसे हैं आप? वह मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ और मैं जानना था कि आप यहाँ मौजूद होंगी, दाऊद ने सरसरी से लहजे में कहा। अच्छा, देख लिया फिर मैं यहाँ हूँ, वो फिर मुस्कुराई। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए नावल यहीं तक। बाकी का नावल इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। नावल कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।